सबका सुन लिया, अब हमारा भी सुनो। OnePlus Nord 5 का पूरा ऑपरेशन होने वाला है। इसको हमने 1 महीना पूरा डिटेल में टेस्ट किया है। अब आप सोच रहे भाई 8 जुलाई को तो लॉन्च हुआ है, 1 महीना कैसे हो गया? हमारे पास ये स्मार्टफोन जून में आया था, वो भी जून के फर्स्ट में आया था, मतलब 1 या 2 तारीख को आई थिंक आ गया था। और 1 महीने से हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें अपडेट भी आया, अपडेट भी हमने देख लिया, अपडेट करके पूरा जो भी हुआ है उसके बाद टेस्ट हुआ है। फिर आपको बताएंगे एग्जैक्टली ये स्मार्टफोन सेंस बनता है इसका, नहीं बनता है, ये वैल्यू फॉर मनी है, नहीं है, इसके कंपटीशन कौन से है, इसके अलावा कौन सा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा कच्चा चिट्टा एज ऑलवेज एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आप नए हैं तो आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिस कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। ऐसे फोन्स के रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में 2 शब्द इस फोन के बारे में जरूर बताना। अब देखिए, पहली चीज तो उसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा है, ह्यूज डिस्प्ले दिया है 6.83 इंच। अगर आप बड़े डिस्प्ले वाला फोन पसंद करते हैं तो आपको ये सही लगेगा, लेकिन वन हैंड यूसेज के लिए थोड़ा सा पेन है क्योंकि बड़ा है 6.83 इंच। और अच्छी बात यह है कि ये एक फ्लैट डिस्प्ले। अब मुझे भी कर्व्ड वैसे पसंद नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने फ्लैट को मेंटेन किया है और थोड़ा कर्वी साइड से इसके आप देखेंगे थोड़ा एस्पेक्ट रेशियो उसके आईफोन्स के जैसे लग रहे हैं मुझे, कुछ वैसा यहाँ पर उन्होंने दिया है। और साथ में एमोलेड डिस्प्ले है और 144 हर्ट्ज का आपको हाइयर रिफ्रेश रेट दिया गया है। ये स्मूथनेस अच्छी देता है। इसके अंदर हमने जितना भी यूज़ किया है, स्वाइप्स किया है, सब कुछ बढ़िया लगता है। डे टू लाइफ के टास्क बढ़िया, जो अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर हैंग लैग इतना हमने नोटिस नहीं किया। तो स्मूथनेस अच्छी है, 144 हर्ट्ज प्रॉपर्ली काम करता है और ये 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो अच्छी बात ये है कि आपको सेटिंग्स में 2 ऑप्शंस दिए गए, इधर फुल HD प्लस या 1.5 की रेजोल्यूशन। आपको जो ठीक लगता है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो मैं फुल HD प्लस ही बोलूंगा क्योंकि इससे आप अपनी बैटरी सेव कर सकते हैं। और अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों ये डिस्प्ले अच्छा है, ये ओवर सैचुरेट नहीं होता है, कलर्स बहुत अच्छे से शो करता है, बैलेंस मेंटेन करता है। जो भी ब्लैक होते हैं वो बहुत अच्छे से दिखते हैं, जो व्हाइट है वो बहुत अच्छे से दिखता है, ओवर एक्सपोज नहीं करता है। HDR चाहे कंटेंट प्ले करो या ना करो, मैंने इसमें जितना भी वीडियो एक्सपीरियंस किया है मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि काफ़ी सारे फोन्स में देखा हो कंप्लेंट्स रह जाती है डिस्प्ले को लेकर, बट इसमें जनरली मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ कमियां निकले, लेकिन वैसा यहाँ पर मुझे कुछ देखने को नहीं मिला था। बाकी ये जो बेजल्स भी लेके आया है वो बहुत अच्छे लेके आया, आपको काफ़ी कम यहाँ पर चिन्ह मिलती है, पंच होल भी आपको छोटा सा मिलता है। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। स्क्रीन गार्ड लगाकर दिया है और साथ में गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। और अगर ब्राइटनेस की बात करते हैं, इंडोर के साथ साथ आउटडोर में इसकी विजिबिलिटी कैसी है तो अच्छी है। आपको यहाँ पर 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। हाउएवर अगर कंपटीशन उठाकर देखें तो ये कम पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में हमने 3000 से ज़्यादा पीक ब्राइटनेस देखी है, फिर भी ये मैनेजेबल है। और इसमें हाई ब्राइटनेस मोड जो है वो 1400 निट्स का है। तो आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में हमने चेक किया, बढ़िया है, लेकिन अब मुंबई में रेनी सीजन है तो इतना कभी सन आता है कभी नहीं आता, वो डिपेंड करता है। लेकिन जितना भी हमने आउटडोर में चेक किया है, इसके वीवी एंगल्स चेक किया है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से काम करता है। और इंडोर में भी काफ़ी ब्राइट है, और इंडोर में भी अगर आप 2-3 लोग आसपास से देख रहे हैं तो डिस्प्ले काफ़ी विजिबल रहता है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी नेटफ्लिक्स पर आपको HDR10+ का सपोर्ट दिया गया, आप HDR कंटेंट नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ऑब्वियसली HDR कंटेंट देख सकते हैं, और प्राइम वीडियो फुल HD का यहाँ पर सपोर्ट आपको दे ही देता है। ओवरऑल दोस्तों जेन्युइनली कहूँ, अगर डिस्प्ले जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है मुझे ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं दिखी थी। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें है OxygenOS 15, Android 15, 4 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रहा है, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस है। अब OxygenOS है, हमें पता है ये बहुत अच्छे से काम करता है, स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अगर दूसरे कस्टम UI से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि फन टच है, Realme UI वगैरह, बहुत हमें पता है एड्स ब्लोटवेयर रहते हैं, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं। फोन पे है, नेटफ्लिक्स है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, तो ये सारी चीजें, और इनका ऐप पिक्स भी है। इसके सर्टन नोटिफिकेशंस बार बार आते हैं जो कि काफी अनॉय करते हैं। पहले OnePlus के फोन्स में ऐसा नहीं हुआ करता था, बट अब हो रहा है। और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है ब्रांड को कि प्लीज आप ये सारी चीजें OnePlus के फोन्स में ना दीजिए, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है, ये सारी चीजें उसको चीप कर देती है, एक्सपीरियंस को खराब कर देती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको डिलीट करके ऐप पिक्स के नोटिफिकेशन डिसेबल करना पड़ेगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। बाकी लॉक स्क्रीन के ऊपर हमने सरप्राइजिंगली मैगजीन भी देखा था, बट वो पहले से ही डिसेबल्ड था, तो आपको उसको टर्न ऑन करने की जरूरत नहीं है। और साथ में अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो स्टॉक डायलर दिया गया इनका, आप उसके जरिए यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें अपडेट की बात करें तो इसमें एक अपडेट आया था, कुछ AI को, कैमरे को, काफी सारी चीजें उसने फिक्स करके लेके आया है, और जून सिक्योरिटी पैच को उसने अपडेट भी कर दिया है। तो एट द टाइम ऑफ शूट हमारे पास ये फोन में अब जून सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है, तो वो भी चीज यहाँ पर है। तो हमें एक चीज तो पता है कि OnePlus अपडेट के मामले में सही है, टाइमली अपडेट्स पुश करता है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कुछ
वैसे ही हो। बाकी बैटरी 6800 mAh की है, कैपेसिटी मुझे काफी अच्छी लगी है और 80 वॉट का आपको चार्जर बॉक्स में दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग आधे घंटे में आप इसको 50% चार्ज कर सकते हैं और 1 घंटे के आसपास ये 100% चार्ज हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगा कि 6800 mAh बैटरी फोन जो है वो 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। और अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो 2 तरीके से हमने किया था। एक 4K हमने टेस्ट किया है, फुल यूट्यूब पर ब्राइटनेस में आपको वीडियो वगैरह 4K पर प्लेबैक किया और इसमें लगभग जो है 16 घंटे का हमने टेस्ट किया था और 56% जो है वो ड्रॉप हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे ये पता चलता है कि कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक आपको बैकअप जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, मोर देन 10 to 12 आवर्स, जो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। फिर उसके बाद अगर हैवी यूज़ की बात करें, ये पूरा टेक्नोरूवे स्टाइल वाला होता है जो हम करते हैं और इसमें हमने 2 तरीके से किया था। एक तो हमने सुबह 9:30 बजे के आसपास इसको 100% चार्ज करके पूरा टेस्टिंग में डाल दिया था, बिना स्लीप के अंदर डाले। हम इसमें गेम्स खेलते हैं, हम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पूरा हैवी टास्क करते हैं। शाम के 5 बजे तक लगभग हमने 7 साढ़े 7 घंटा इसको टेस्ट किया और ये 70% ड्रॉप हुआ, मतलब 30% रिमेनिंग था। फिर हमने एक और टेस्ट किया, इसके भी आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। ये 10.5 घंटे तक का हमने कंटिन्यूस इसमें हैवी यूसेज किया और एंड ऑफ द डे लगभग 8% बैटरी रिमेनिंग थी। तो 2 तरीके से टेस्ट किया आपको बताने के लिए, एक थोड़ा कम समय के लिए किया, एक थोड़ा ज़्यादा समय के लिए किया। इससे ऑन एवरेज क्या निकल कर आता है कि डेफिनेटली बैटरी अच्छी है, आपको 1 दिन का बैकअप इसमें आराम से मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो 10 घंटे वाला टेस्ट अगर उसको उठा लेते तो दोपहर के 12 बजे आपने 100% चार्ज किया और रात के 11 बजे तक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, फुल हैवी यूज़ कर रहे हैं, तो आराम से पूरा दिन ये टिक जाता है, 8% रह जाता है। लेकिन अगर आप मिक्स्ड यूज़ करते हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप इसमें आराम से मिल सकता है। तो मुझे अच्छा लगा कि जो बैटरी कैपेसिटी दिया है समवॉट वो डिसेंट इनफ है और पूरा दिन बैकअप आपको आराम से दे देती है। लेकिन ये यूज़र टू यूज़र भी डिपेंड करता है, तो उसके ऊपर भी एकदम से उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में हमने जितना भी टेस्ट किया है अच्छी थी बैटरी। कैमरे की बात करेंगे, देखिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा सेटअप नहीं मिलता है। अब एक मिनिमलिस्टिक कैमरा सेटअप दिया गया है जो मुझे लगा कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। ऑन पेपर्स की अगर बात करें, जैसे कि 50 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी सेंसर है, ये सोनी LYT 700 है, वैसे भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसर यूज़ नहीं किया है, ये हमने मोटरोला के भी फोन्स में देखा है और OIS के साथ आपको मिलता है। रियर में अच्छी बात यह है कि आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। यहाँ पर कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं है, तो हमें पता है कि बहुत सारी ब्रांड्स कॉस्ट कटिंग कर रही है, जैसे कि पोको कर रहा है, आईकू कर रहा है, इन्होंने भी कुछ वैसे ही किया है। और बाकी अगर सेल्फी की बात करें तो अच्छा लगा मुझे, उन्होंने 50 मेगापिक्सल की सेल्फी दिया है और यहाँ पर भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, तो ये चीज उन्होंने काफी अच्छी करी है। स्लो मोशन की बात करें तो 720p 240 FPS और फुल HD 120 FPS, तो आपको डिसेंट स्लो मोशन वीडियोस मिलते हैं, ठीक लगा मुझे। और वीडियो अगर जूम की बात करें तो 18 टाइम्स आप वीडियो में जूम कर सकते हैं और फोटो जूम की बात करें तो 20 टाइम्स आप फोटो में जूम कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि वीडियो में और फोटो में उन्होंने काफी जूम दिया है, जिसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो भाई देखिए, डे की बात करें तो ह्यूमन पोर्ट्रेट्स अच्छे निकल कर आए थे, मतलब ज्यादा ओवर नहीं था, स्किन टोन को बैलेंस किया है, कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन किया है। मैं जरूर कहूंगा कि मुझे ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स दे के यहाँ पर अच्छे देखने को मिले थे। और नॉर्मल अगर 50 मेगापिक्सल शार्पनेस की बात करें तो पिक्चर अगर आप क्लिक करके जूम करके जरा क्लैरिटी देखने के लिए, तो यहाँ पर भी जो भी चीज लिखी हुई है वो दिखती है, तो ये चीज़ बढ़िया है। कलर्स की अगर बात करें, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, अगर आप थोड़े कलरफुल फोटोज लेते हैं तो ये भी बैलेंस्ड है, ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करता है। मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने कलर्स को भी मेंटेन किया है। बाकी अगर सेल्फी की बात करें तो सेल्फी अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, और सेल्फी में एक चीज़ बहुत अच्छी कि उन्होंने 2 टाइम्स आपको जूम भी दिया है। अगर आपको और जूम सेल्फीज लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, और वो जो जूम सेल्फीज आती है ना वो बहुत शार्प होती है, काफ़ी अच्छे से काम किया गया, ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी है। और अगर रियर वीडियो देखते हैं तो वीडियो क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कलर्स वगैरह शार्पनेस सब कुछ अच्छा है, बस स्लाइट फ्लिकरिंग था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेल्फी वीडियो देखते हैं तो ये भी मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर भी वैसे कोई मेजर एज सच कंप्लेंट्स नहीं थे अगर डे की बात करते हैं। बाकी उसके अलावा अगर नाइट की बात करें तो नाइट में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी जो आपको बतानी है। एक तो जो ह्यूमन पोर्ट्रेट फोटोज जो आप लेते हैं ना वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, ये क्या करता है, जो वहाँ की सराउंडिंग जो एनवायरमेंट लाइट्स है ना उसको अडेप्ट कर लेता है। काफी सारे फोन्स क्या करते हैं, इससे बचते हैं, लेकिन इसमें कुछ वैसा नहीं है। अभी आईकू के, वीवो के फोन्स में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन बेटर की जा सकती थी, मैं ऐसे ही कहूंगा। फ्लैर्स जो है वो बढ़िया है, अगर आप फोटोज लेते हैं नाइट में तो फ्लैर्स इतना एनॉय नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। लेकिन नॉर्मल स्काई की फोटोज अगर आप ले लेते हैं नाइट में तो वहां पर घोस्टिंग काफी दिखाई देती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सेल्फी देखेंगे तो सेल्फी यहाँ पर अच्छी है, और इसमें भी जो जूम वाली सेल्फी हमने नाइट में भी लिया था तो वो भी काफी अच्छी लग रही थी। और अगर आप अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में जाएंगे नाइट में तो आप अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। बट यहाँ पर
भी थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। कभी कभी सेल्फी जो है ना वो बहुत शेकी होता है, ब्लर होता है, क्योंकि लो लाइट में वो थोड़ा स्ट्रगल करता है जब आप क्लिक करते हैं। तो ये एक चीज़ हमने नोटिस किया था। बाकी नाइट रियर वीडियो अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, बट यहाँ पर थोड़ी सी घोस्टिंग आपको दिखाई देती है, और इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे फोन्स पे मैं नाइट वीडियो में बहुत कंप्लेंट्स करता हूँ, बट यहाँ पर वैसे नहीं है। मुझे नाइट की वीडियोस अच्छे लगे, पर थोड़ी सी घोस्टिंग यहाँ पर रहती है। और सेल्फी देखेंगे वीडियो तो मुझे इतना खास नहीं लगा नाइट में, डिसेंट कहूँगा मैं सेल्फी वीडियोस, मतलब इससे बेटर सेल्फीज मैंने देखा हूँ, और फ्लिकरिंग भी यहाँ पर थी। और अगर जूम फोटोज की बात करें तो भाई हमने 20 टाइम्स जूम ट्राई किया है। आपको पहले दूर का फोटो दिखा रहा हूँ, फिर नज़दीक का दिखा रहा हूँ। इतना खास नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब डिजिटल भी है, लेकिन स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है कि इतने अच्छे फोटोज नहीं आ रहे। डे के भी दिखा रहा हूँ, नाइट के भी देख लो, नाइट में तो और मार खा जाता है। लो लाइट में तो ऑब्वियसली फोन स्ट्रगल करते ही है, और ऊपर से लो लाइट में जूम फोटोज लेंगे तो और भी स्ट्रगल करेगा। तो मुझे जूम फोटोज इतने इसके अच्छे नहीं लगे थे। तो ये कुछ सिनेरियोज है डे और नाइट के इनके बीच में, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मतलब एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कैमरा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, थोड़ा और भी बेटर हो सकता था, वो मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। देखिए चिपसेट अच्छी है, बट पुरानी चिपसेट है, पिछले साल वाली। अब इन्होंने ऐसे क्यों किया मुझे कुछ नहीं पता। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा सवाल है वन प्लस से, कि भाई जब कंपटीशन हमें पता है इस प्राइस रेंज पर स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 दे रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? आपको पुरानी चिपसेट देने की जरूरत क्या थी? बट एनीवेज चिपसेट अच्छी है, काम करती है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। और इसमें आपको क्रियो या क्रायो पता नहीं क्या है, वेलोसिटी वाला आपको कूलिंग सिस्टम भी दिया है, तो वो अलग बात है। अभी कितना गर्म होता है ठंडा होता है वो बताते हैं आपको। लेकिन बाकी अगर पहले Antutu की बात करें तो स्कोर्स मुझे मिनिमलिस्टिक लगे, 1.5 मिलियन के आसपास था। तो ये स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 हमें पता है कि कहाँ स्टैंड आउट करता है। और साथ में इसमें जो हीट था वो सही था, 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कंप्लेंट्स नहीं है। CPU थ्रॉटल 75% था, तो मैनेजेबल स्कोर्स है, और इसमें भी अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट हुआ था, तो यहाँ पर भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन 3D मार्क में जब हमने इसको और स्ट्रेस डाला, और स्टेबिलिटी तो अच्छी निकल कर आई थी, लेकिन हीट अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तो इससे ऑन एवरेज ये पता चलता है कि ये फ़ोन अगर आप नॉर्मल टास्क कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और भी प्रेशर डालते हैं, तो ये ओवर हीट नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, आउटडोर में जाके कंटिन्यूस 4K वीडियो शूट कर रहे हैं, आप आउटडोर में धूप के अंदर गेम खेल रहे हैं, या आप कंटिन्यूसली इसमें ऐसे काम कर रहे हैं जो इसको मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे, तो ये गर्म हो जाता है। तो ये आपको समझना है, ये इसका एक नेचर है, जो मैंने पहले भी स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाले फोन्स में बता दिया था। बाकी Geekbench के स्कोर्स अगर आप देखेंगे तो अच्छे, मल्टी कोर के स्कोर मुझे यहाँ पर अच्छे लगे थे। बाकी LPDDR5X और UFS 3.1 है। सैडली iQOO पोको इसकी जो कॉम्पिटिशन है वो हमें UFS 4.1 दे रहे, बट इन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। हाँ, iQOO का 128 GB वाला वर्जन वो आपको UFS 3.1 दे रहा है, लेकिन वो 256 से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं वो UFS 4.1 है, बट ये भी तो 256 GB से स्टार्ट हो रहा है ना वन प्लस का, तो यहाँ पर UFS 4.1 तो होना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कॉस्ट कटिंग किया, ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी UFS कोर्स ऑन पेपर्स अच्छे थे, 1 लाख से थोड़े ज़्यादा थे, और उसके अलावा हमने कुछ फिजिकल टेस्ट भी किया था ऑन पेपर्स के अलावा, चेक करने के लिए कि ये ऐप मेमोरी में रहते नहीं रहते, मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो देखिए ऐप ओपन क्लोज वगैरह जो आप डेली टास्क करते हैं, थोड़ा हैवी भी करेंगे तो ये फ़ोन अच्छा है, हैंग लैग नहीं करता है। लेकिन आप कुछ टाइम बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं इसकी मेमोरी में वापस जाके चेक करूँ ऐप्स रहते कि नहीं रहते, तो काफ़ी सारे ऐप्स रीलोड हो रहे थे सरप्राइजिंगली, जो पहले मैंने वन प्लस के फोन्स में ऐसा नहीं देखा था। जो यहाँ पर यूट्यूब, प्ले स्टोर, फोटोज, डायलर, ये सारे ऐप्स रीलोड कर रहे थे, जो मुझे ये ठीक नहीं लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो यहाँ पर हमने नोटिस किया था। अच्छा, गेमिंग की बात करें तो आपको BGMI जो है वो 90 FPS मिलता है, 120 FPS नहीं है फिलहाल। लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने काफ़ी सारे फ़ोन्स खेला है गेम, काफ़ी सारे फ़ोन्स में एक्सपीरियंस किया है, मैंने कभी भी BGMI के अंदर इतना लैग वगैरह नहीं देखा था। इसमें स्लाइट लैग हो जाता है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया था, और उसमें अगर हमने जब थर्मल्स चेक किया तो वो सही था, 43 डिग्री सेल्सियस हुआ, और हमने 1 से 1.5 घंटा खेला है, लेकिन उसके बाद भी हमने स्लाइट लैग नोटिस किया, जो नहीं होना चाहिए। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी अराउंड आपको 144 FPS का सपोर्ट देता है, जो कि अच्छी बात है। इसमें भी अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था, और जेनशिन इम्पैक्ट भी 60 FPS पर था, इसमें भी 43 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था। ओवरऑल यहाँ पर बाकी के जितने भी हमने गेम्स के लिए हाई ग्राफिक्स पर सेट करके कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बट कुछ कुछ गेम्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से चिपसेट को और बेटर किया जा सकता था, ये मैं जरूर ऐड करूंगा। बाकी अगर कॉल क्वालिटी और कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई कॉल क्वालिटी इसमें सही है, डिपेंड करता है आप कहाँ पर यूज कर रहे हैं इसका। इसमें
11 5G बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। SA और NSA दोनों बैंड्स सपोर्टेड है। आपको Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.4 है, वाइड वन L1 कैमरा टू API, NFC भी आपको दिया गया है और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स मिल जाते हैं। बाकी अगर डिजाइन और बिल्ड की भी बात करें तो भाई देखिए इसमें कुछ कमियां हैं जिसके बारे में बात करेंगे। अब डिजाइन इतनी खास नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं है, एकदम मिनिमलिस्टिक डिजाइन दे दिया है। कैमरा लेआउट भी एकदम वर्टिकल सिंपल लग रहा है, कुछ खास नहीं है। तो मुझे डिजाइन इसकी इतनी पसंद नहीं आई है। इससे बेटर डिजाइन वाले फोन्स मैंने देखा हो। आई थिंक अगर मैं क्लियर बात करूं तो पोको F7 जो साइबर सिल्वर एडिशन है वो मुझे ज्यादा बेटर लगा था, कुछ अलग है तो वैसा कुछ कर सकते थे। और ग्लास बैक के पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स है, बट OnePlus Nord 4 को देखेंगे तो उसमें मेटल फ्रेम था और यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है, तो इसमें थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया गया। ये भी मेटल होता तो ज्यादा अच्छा होता। 8 mm की थिकनेस है और 215 ग्राम्स का है, तो थिकनेस तो मैनेज है बट वेट थोड़ा सा हैवियर साइड पर। और हमें पता है कि 6800 mAh बैटरी है, तो ये तो आपको झेलना पड़ेगा। बाकी अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। डुअल स्पीकर है, डुअल माइक है, डुअल सिम है, मतलब डुअल नैनो सिम है, हाइब्रिड नहीं है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये ऑप्टिकल है, वैसे अच्छे रिस्पॉन्स है, काम अच्छे से करता है। IR ब्लास्टर दिया गया है और आपको एक स्पेशल प्लस की भी यहाँ पर मिलता है। और हमें पता है OnePlus 13S में भी हमने देखा था, इसमें सारे अच्छे काम आप कर सकते हैं। मतलब अलर्ट स्लाइडर नहीं, हमें अभी प्लस की मिल रहा है, जो उन्होंने अच्छी बात है कि OnePlus Nord 5 में इसको ऐड करने का सोच लिया। और साथ में आपको IP65 मिल रहा है, इसमें भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था IP68 या 69 होता। USB पोर्ट भी USB 2 वाला है, ये भी कमियां हैं। और साथ में X एक्सिस मोटर भी दिया गया है, लेकिन हैप्टिक्स इसके अच्छे है और अच्छे से काम करता है। उसमें जितना भी हमने थ्रू आउट द फोन एक्सपीरियंस किया है उसमें मेजर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब जाते जाते बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। जो भी अच्छा बुरा था सब कुछ आपको बता दिया। अब एक फाइनल जेन्युइन वर्डिक आपको इस फोन के बारे में देते हैं कि ये फोन कैसा है, क्या है। देखिए हमने सबसे पहले ट्विटर पे एक पोल रखा था, हमने 4 फोन्स वहां पर डाले थे। OnePlus Nord 5 के साथ Moto H60 Pro भी था, साथ में iQOO का Neo 10 था और Poco F7 था। सब पे इक्वली वोट्स आए थे, लेकिन OnePlus Nord 5 को ज्यादा वोट्स आए थे। तो इसको चूज करने की वजह सबसे पहले ये भी है कि इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको बेटर मिलता है कंपेयर टू पोको के और iQOO के। और मोटरोला के अंदर हमें पता है अपडेट के इश्यूज रहते हैं, शायद इस वजह से भी लोगों ने ज़्यादा वोट्स नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पर पहली तो इसकी सॉफ्टवेयर प्रायोरिटी है कि इस प्राइस रेंज पर आपको डेफिनेटली पोको और iQOO से सॉफ्टवेयर तो बेटर ही मिलने वाला है, ये मैं इतना अच्छे से कह सकता हूँ। और अगर इसकी प्राइस की ही बात कर लेते हैं तो ये 32,000 से स्टार्ट होता है, 8256। चलो अच्छा है कि 128 नहीं है, 256 है। मेरे हिसाब से 2000 प्राइस ज़्यादा है। 30,000 से भी स्टार्ट होता और फिर ऑफर के साथ 27-28 तक मिलता, तो मेरे ख्याल से इसकी प्राइस कंसीडर हम कर सकते थे। एग्जैक्ट सही में बोल सकता था। अभी मेरे हिसाब से 2000 इसकी प्राइस ना थोड़ी सी ज़्यादा है। और इन्होंने फिर वो बेस वेरिएंट मतलब जो 256 है उसमें भी UFS 3.1 दिया है, जबकि अगर Nord 4 में देखेंगे तो UFS 4 था। तो मतलब उनके हायर वाले वेरिएंट में 256 एंड अबो वाले में, तो यहाँ पर एटलीस्ट अगर 256 दिया है तो UFS 4 तो होना ही चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भी इस वाले फोन में काफ़ी हुई है। तो प्राइस मेरे हिसाब से 2000 रुपये और कम होती ना तो ज़्यादा बेटर होता था। बाकी उसके अलावा एक अच्छा बैलेंस्ड स्मार्टफोन है। और OnePlus के ऑप्शंस भी अगर आप देखेंगे तो 30 से 35 के बीच में अभी फिलहाल कोई खास है नहीं, यही एक नया फोन है। तो अगर आपकी OnePlus प्रायोरिटी है, ये आपकी बजट है, पोको iQOO के सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये फोन आपके लिए है। मैंने क्लियर कर दिया हो जो भी था मेरे इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो रिव्यूज पसंद आ रहे हैं। लाइक शेयर सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।